कक्षा बीए तृतीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण बबूल एवं उन्हें युद्ध की ही करने दो बात। ये दो कविता है। इनकी रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध, जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि है मुक्तिबोध जी। इन्होंने बबूल नामक जो कविता है उसकी बहुत ही सुंदर रचना की है, जिसमें पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, गरीब या श्रमिक वर्ग है, उसकी जो पीड़ा है उसका बहुत ही अच्छा चित्रण इन्होंने बबूल कविता में किया है। पिछले वीडियो में हमने बबूल नामक जो कविता है उसके 4 पद पढ़ लिए हैं। आज से हम 5वां पद प्रारंभ करेंगे। तो कृपया करके बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की जो छात्राएं हैं वो प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और उसके उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और ये जो पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के तृतीय वर्ष बीए पाठ 3rd ईयर या फाइनल ईयर के हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट पेपर में संकलित है। तो आज हम चर्चा करेंगे बबूल कविता का जो अर्ध अंश हमने पहले पढ़ लिया है और इसका जो उत्तरार्ध अंश है उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। आज हमारा विशेष फोकस बबूल कविता एवं उन्हें युद्ध की ही करने दो बात नामक जो कविता है उन पर विशेष फोकस रहेगा। तो पहले हम इस कविता का जो 5वां पद्यांश है उसको पढ़ते हैं। अरे अचानक उस बबूल के मूल हृदय में धारण करने वाली धरती की वह काली नंगी छाती, आप्लावित होती बबूल के पीले आत्म विसर्जित फूलों की वर्षा से सहसा सारी भूमि पीत, तरु की आत्मा हल्की पुनीत, मन भी पुनीत, वन भी पुनीत। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या के 4 सोपान होते हैं: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा विरचित बबूल शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में बबूल के छोटे छोटे फूलों के झड़ जाने का सुंदर और मनोहारी वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कर रहे हैं। इसी बात का इसमें चित्रण हुआ है। अब हम व्याख्या का 3रा सोपान भावार्थ को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध वर्णन करते हैं कि बसंत ऋतु में बबूल पर पीले रंग के छोटे छोटे पुष्प आ जाते हैं। अचानक ही हवा के चलने से, हवा के झोंके चलने से पीले फूल बबूल के नीचे की काली अनउपजाऊ धरती पर पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो उन फूलों की अतिशय वर्षा से वे सारी ही धरती व्याप्त हो जाती है चारों तरफ,
फैल जाते हैं और उसके द्वारा शुंभ छोड़े गए पुष्पों से नीचे का भूभाग पीला पड़ जाता है, क्योंकि बबूल में पीले पुष्प फूल आते हैं। कवि कहता है कि धरती ने बबूल के वृक्ष को अपने हृदय में धारण किया है। अरे धरती तो वसुंधरा है, ये धरती माता तो केवल बबूल को ही धारण नहीं करती है, इसमें सभी तरह के पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, बड़े होते हैं, दरख्त बन जाते हैं। अतः उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही मानो बबूल ने उस पर शुंभ पीले फूलों की वर्षा की है तथा आत्मत्याग का परिचय दिया है। उन छोटे छोटे पीले फूलों की वर्षा से बबूल वृक्ष की डालों का भार कम हो गया है। इस हल्केपन से एक और उसका मन पवित्र हो गया है, पाक हो गया है, तो दूसरी ओर वह वन भी पवित्र दिखाई देता है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है, इसका कलात्मक काव्य सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या प्रस्तुत पद्यांश में क्या खास है, क्या विशेष है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्राकृतिक परिवेश का चित्रण कर बबूल के पीले फूलों के झड़ जाने से धरती की पीताभ शोभा का निरूपण आकर्षक रूप में किया है और प्रस्तुत पद्यांश में उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम इस कविता का जो छठा पद्यांश है उसको पढ़ते हैं। उस बबूल को देख तुरंत ही युगानुरूप संतप्त प्रपीड़ित जनता की महानता के वे ऊंचे ऊंचे चित्र उभर कर छा जाते मेरी आँखों में, जिनके सम्मुख देश काल व्यापी छाया सिद्धार्थ बुद्ध की भी फीकी लगती है सचमुच। एक अजस्त्र प्रियाण युगों की छाती पर नंगे विवाइयों भरे रुधिर आप्लुत चरणों का, जंजन का, उनके प्राणों का मुझे जकड़ लेता है काला स्या नाग जो चंदन की डाली को। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित बबूल नामक शीर्षक कविता है, उससे उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और व्याख्या का दूसरा सोपान इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बबूल के ताग में जीवन का प्रतीकात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक वर्णन या चित्रण किया है। अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध बबूल के द्वारा अपने छोटे छोटे पीले फूलों की वर्षा करके जो त्याग भावना तथा धरती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई है, उसे देखकर मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरी आँखों के सामने अनेक युगों से शोषण उत्पीड़न से संत्रस्त जनता के महान त्याग में जीवन के अनेक चित्र उभर जाते हैं या उभर आते हैं। महानता से परिपूर्ण चित्रों के सम्मुख गौतम बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की त्यागपूर्ण देश काल व्यापी छाया भी, अर्थात उनके महान त्याग में निष्क्रमण की सचमुच निष्करण भी सचमुच मुझे फीका लगता है। यानी वो अपने ग्रह को त्याग करके और
ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो जंगल में चले गए हैं। तो यहाँ कभी महात्मा बुद्ध का त्याग और बबूल के त्याग, बबूल का यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ निम्न वर्ग या शोषित वर्ग या यूँ कहें सर्वहारा वर्ग है, उसकी पीड़ा का इसमें चित्रण कर रहे हैं। दोनों में तुलनात्मक वर्णन कर रहे हैं। कवि आगे कहता है कि बबूल की त्याग में जीवन यात्रा अनेक युगों से चली आ रही है। यानी ये जो सर्वहारा वर्ग है, इसको युगों से क्या है, इसे जो पूंजीपति वर्ग है वो सता रहा है, पहले भी सताया है, आज भी क्या है इसका शोषण कर रहे हैं। उसके नंगे बीवाइयों से भरे और खून से सने हुए चरण निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सर्वहारा वर्ग देश की प्रगति, देश की उन्नति के लिए आज भी वो दत्तचित होकर के अपने कर्म में, अपने कर्तव्य में लगा हुआ है। इस प्रकार सामान्य दलित पीड़ित जनता का प्रतीक बबूल चिरकाल से अपनी त्याग भावना का परिचय दे रहा है। जिस प्रकार काला चाह नाग चंदन की डाली को जकड़ लेता है, उसी प्रकार सामान्य जन का त्याग में कार्य कवि हृदय को मानवीय भावनाओं से जकड़ लेता है। यानी जो आम जनता है या श्रमिक वर्ग है या सामान्य जन है, उस पर क्या है, जिस प्रकार से चंदन पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से जो श्रमिक वर्ग है उस पर भी क्या है, सर्दी गर्मी वर्षा का किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कहा भी है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। अब ये तो भावार्थ रहा। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बबूल का प्रतीक रूप में प्रयोग कर सामान्य जन के त्याग की तुलना महात्मा बुद्ध के त्याग से की गई है। और सामान्य जन का जो त्याग है वो महात्मा बुद्ध का जो त्याग है उससे कहीं बढ़कर है। ये कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में चित्रित किया है, वर्णन किया है। और प्रस्तुत पद्यांश में अप्रस्तुत प्रशंसा और उपमा, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम इस कविता का जो 7वां पद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। एक चित्र आता आँखों के सम्मुख कोमल, तैर तैर कर एक गांव है, वहाँ नदी है, नदी कूल से दूर दिशा तक खेत बिछे हैं। हरे हरे वे श्यामल श्यामल, जिनमें छिपी छिपी फिरती है लाल ओढ़नी, मुँह की श्यामल चमक सुरीली, साथ साथ मेहनत के पुतले, शोषण हत गम खाने वाले, दुख के स्वामी ए विश्रांत वे काले काले, हाथ व्यस्त हैं रिक्त पेट की आँखों में, दुख के प्रभाले, जिनकी बेबस कर्मशीलता ने युग युग के गौर कपोलों में लाली की मदरा भर दी। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या के 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य होते हैं। तो पहला लेते हैं हम संदर्भ। प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा विरचित बबूल नामक जो शीर्षक कविता है उससे उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब व्याख्या का दूसरा सोपान प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने निम्न वर्गीय श्रमनिष्ठ शोषित पीड़ित जन का चित्रण कर उनके प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। इस चीज़ का इसमें चित्रण प्रस्तुत पद्यांश में कवि कर रहे हैं। तो ये इसका प्रसंग है। और वाक्य का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध
बबूल के त्याग में जीवन को देखकर कहता है कि मेरी आंखों के सामने बार बार हर बार एक ऐसा कोमल अर्थात मानवीय संवेदना से परिपूर्ण चित्र उभरता है, एक दृश्य उभरता है जिसमें नदी के तट पर बसा एक गांव है। नदी के तट पर काफ़ी दूर तक खेत है और उन खेतों में हरी भरी फसल लहरा रही है। उन फसलदार खेतों में किसानों मजदूरों की श्रमशील स्त्रियां लाल लाल ओढ़नियाँ धारण कर काम करती है। यानी श्रमिक वर्ग में केवल मनुष्य या पुरुष ही श्रमशील नहीं रहते हैं, उनके साथ साथ उनकी जो महिलाएं हैं वो भी क्या है बराबर साथ निभाती है, साथ देती है। वो भी खेतों में खलिहानों में काम करती रहती है। तो लाल लाल ओढ़नियाँ धारण कर काम करती हैं। अधिक लज्जाशील होने से वे ओढ़नी से अपना मुख छिपाए रहती है। उनके काले चेहरे पर सुरीली बाणी है। काम करते करते क्या है उनका तन बदन काला हो जाता है। और श्रमिक वर्ग की तो दास्तान जो वास्तव में जीवंत कवि है वो ही करते हैं। वे निरंतर श्रम करती रहती है। वे शोषण से पीड़ित तथा दुख को अपने जीवन का स्वामी मानती है। उन्होंने तो सोच लिया है कि हमें तो क्या है श्रम ही करना है। व्यथा को सहन करने वाले वे श्रमनिष्ठ ग्रामीण निरंतर अपने काले काले हाथों से काम में लगे रहते हैं। अपने खाली पेट की पूर्ति के लिए वे अपनी आंखों में विषाद की छाया लिए रहते हैं, दुख की छाया लिए रहते हैं। संपूर्ण जीवन में कर्म निरत रहने पर भी जिनके अभाव शांत नहीं हुए हैं, अभावों की जिंदगी वो जीते हैं, उन्हें सही सुविधा नहीं मिल पाती है। जिसका शोषण बंद नहीं हुआ है आज भी क्या है वो शोषण के शिकार हो रहे हैं। और हमारी सरकार है और पूंजीपति वर्ग है वो क्या है श्रमिक वर्ग का, मजदूर वर्ग का, किसान मजदूर हैं उनका आज भी क्या है उनका निरंतर शोषण कर रहे हैं। फिर भी वे श्रम नष्ट बनकर काम में लगे रहते हैं जिनसे उनके गोरे कपोलों पर श्रम की मस्ती भरी लाली खिली रहती है। अरे काम करने से श्रम करने से व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है और वो ऊर्जावान होता रहता है। तो इस पद्यांश का ये भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो खेतीहर श्रमिकों एवं कृषकों की ललनाओं महिलाओं के कष्ट में जीवन का चित्रण कर उनकी श्रम निष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। और प्रस्तुत पद्यांश में वीप्सा, काव्यलिंग, समासोक्ति, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब इस बबूल नामक जो कविता है उसका अंतिम पद्यांश है, उसका हम सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। आहा त्याग की उत्कट प्रतिमा होरी महतो भोली धनिया जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं अब भी अपने खेतों में। उनकी श्वेत अस्थियों से इस युग का वज्र बनेगा भयंकर। बेबबूल जो चिर निर्वासित एक प्रतीक बना है केवल जन जन के निसीम त्याग का। मेरी खिड़की से दिखती है होरी की वे याद, जवानी में आया है पीले फूलों को छिटकाता प्रिय बबूल वह। अर्पण आकुल आत्म चेतना में विह्वल हो चाह रहा है मज्जित करना दिशाकुल को। अब हम प्रस्तुत पद्यांश
की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे या इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे या इसकी समीक्षा करते हैं। तो पहला इसका जो सोपान है, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा विरचित बबूल नामक जो कविता है उसका अंतिम पद्यांश है। यह बबूल नामक कविता है, इससे ये पद उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने फैंटेसी का बहुत ही सुंदर प्रयोग अपनी कविताओं में किया है, जिसमें इन्होंने शोषित श्रमिक मजदूर किसान वर्ग की जो व्यथा कथा है उसका बहुत ही अच्छा चित्रण इन्होंने अपनी कृतियों में किया है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चिर पीड़ित, बहुत दिनों से पीड़ित, तिरस्कृत और उपेक्षित कृषक श्रमिक वर्ग के भविष्य का चित्र उपस्थित कर जन क्रांति का आह्वान किया है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये जो किसान और श्रमिक वर्ग है वो सिंहासन पर जाकर के वो आक्रमण करेंगे और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जो वातानुकूलित कमरों में जो रहते हैं उन पर क्या है, अब ज़्यादा देर नहीं है, किसान मजदूर हैं वो उस पर अतिक्रमण जरूर करेंगे। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान, प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि आहा, आज भी त्याग की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति के रूप में प्रेमचंद के गोदान नामक उपन्यास का नायक होरी जाग रहा है और उनकी पत्नी धनिया भी जाग रही है और वे अपने अपने खेतों में अब भी काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। कवि यहाँ यह आशा तथा विश्वास व्यक्त करता है कि निरंतर श्रमरत रहकर भी चिर उपेक्षित व पीड़ित रहने वाले इस कृषक मजदूर वर्ग की सफ़ेद हड्डियों के इस युग का भयंकर वज्र बनेगा, जो समाज की समस्त असमानताओं, विषमताओं, विसंगति और विडंबनाओं, असंगतियों से भरे शोषण व उसके पुरोधा शोषकों का नाश कर देगा और वो दिन आएगा। इस प्रकार ये धीर काल से निर्वासित व तिरस्कृत बबूल जन के सीमाहीन त्याग का प्रतीक बन गया है। मुझे मेरे मकान की खिड़की से मन के झरोके से होरी की वे याद, वो स्मरण जिसमें अजस्त्र कर्मण्यता तथा शाश्वत दुख भरे थे, दिखाई देता है। आज पीले पीले फूलों को धरती पर गिराता हुआ वह बबूल अपनी जवानी में आया है। इस जवानी में वह अपने सर्वस्व और उत्कृष्ट का समर्पण करने के लिए आकुल व्याकुल दिखाई देता है। उसकी आत्मसमर्पण की यह आकुलता इतनी अधिक है कि वह आत्मचेतना में ही विह्वल होकर समस्त दिशाओं के किनारों या अंतिम सीमाओं को अपने में डुबो देना चाह रहा है। आज यह है कि बबूल की भांति ही चिर निर्वासित, तिरस्कृत, उपेक्षित तथा पीड़ित जन आज आत्म विसर्जन तथा आत्म अर्पण के लिए व्याकुल है, तत्पर है। उनकी यह व्याकुलता एक न एक दिन अवश्य रंग दिखाएगी, ऐसी कवि की अपेक्षा है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम इस पदावतरण का कलात्मक सौंदर्य या जो व्याख्या का चौथा सोपान है काव्य सौंदर्य, उसको निहारते हैं, देखते हैं।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बबूल को जन जन के निसीम त्याग का प्रतीक बतलाया है। कवि ने यह मौलिक तथा नवीन उद्भावना की है और प्रस्तुत पद्यांश में बबूल का अस्तित्व तथा अंतर संघर्ष भी वर्णित हुआ है। और कवि ने प्रस्तुत कवितांश में या पद्यांश में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित महाकाव्यात्मक उपन्यास के जो प्रमुख पात्र है या उसके नायक और नायिका है, होरी और धनिया, होरी और उनकी पत्नी धनिया हैं, उनकी जो पीड़ा है या उनका नाम लेकर उनका जिक्र करके उनकी चर्चा करके कवि ने ये संदेश दिया है कि जो महाजनी सभ्यता है या जो शोषण करने वाला जो वर्ग है या पूंजीपति वर्ग है उसका एक दिन विनाश होगा और सर्वहारा वर्ग उस जगह पर उसका अधिकार होगा जहाँ युगों युगों से क्या है सर्वहारा वर्ग मजदूर किसान वर्ग का शोषण होता रहा है। कभी ऐसी अपेक्षा करता है कि एक दिन इन्हें इस शोषण से क्या है मुक्ति मिलेगी। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम है। अब अगली कविता है उसको हम प्रारंभ करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की अगली कविता, उन्हें युद्ध की ही करने दो बात। तो इसका हम पहला पद पढ़ते हैं पहले। उन्हें युद्ध की ही करने दो बात, चांद की बात हम करें, सूत्र निकाले गणित जमाएं, अज्ञातों को ज्ञात हम करें, फिर उन ज्ञातों से अगले सब अज्ञातों तक ऊंची निसरानी लगाएं, भव्य साथ में मंजिल के सपनों तक ले जाएं, सोपानों को सपनों तक ले जाएं, सपनों की ऊंची मंजिल पर जीवन कार्यालय में करे सुरक्षित भविष्य। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा विरचित एक बहुत अच्छी कविता उन्हें युद्ध की ही करने दो बात नामक कविता है, उससे उद्धृत है, अवतरित है और उसका ये पहला पद्यांश है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यहाँ पर शांति स्थापित करने की बात कही है कि यन कैन प्रकारण देश दुनिया में शांति स्थापित होनी चाहिए, उसका आह्वान किया है। इस संसार में अनगिनत लोग और बहुत से देश ऐसे हैं जो युद्ध की ही बात करते हैं, जो युद्ध लोलुप हैं, युद्ध को वो चाहते हैं। ऐसे लोगों को युद्ध की बातें करने दो, किंतु हमें विश्व शांति की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये इस पद्यांश का प्रसंग है। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत वाक्यांश में या पद्यांश में या पदावतरण में कवि कहता है कि जो लोग और देश युद्ध लोलुप है और चाहते हैं कि इस विश्व में युद्ध होते रहें और उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहे, उन्हें युद्ध की बात करने दो, क्योंकि ऐसे लोग शांति के प्रबल शत्रु हैं, दुश्मन हैं
और वे नहीं चाहते कि विश्व में अमन चैन कायम रहे, अतः उन्हें युद्ध की बातें करने दो, क्या फर्क पड़ता है। किंतु हमें चांद की बातें करनी चाहिए। अन्य शब्दों में युद्ध लोलुप लोग चाहे युद्ध की बातें करते रहें, किंतु हमें विश्व में स्थायी शांति बनाए रखने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिस प्रकार गणित के सवालों को हल करने से पहले सूत्रों का निर्माण किया जाता है, और जब एक बार सूत्र का निर्माण हो जाता है तो उसके द्वारा गणित के कठिन से कठिन सवालों को आसानी से हल कर लिया जाता है, उसी प्रकार हमें विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में परस्पर संधि समझौते करते रहना चाहिए और विश्व शांति की दिशा में निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए। एक बार विश्व शांति स्थापित करने की दिशा में लोग या देश सोचने लग गए तो विश्व में शांति स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा और युद्ध से हम बच सकते हैं। जिस प्रकार गणित में सूत्र की सहायता से ज्ञात तथ्यों के जरिए अज्ञात या कठिन जवाबों को निकालना आसान हो जाता है, वैसे ही एक बार शांति स्थापित हो जाने के बाद उस मार्ग पर चलना सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऐसा करके हम विश्व शांति की दिशा में एक सीढ़ी लगा देंगे और उसके सहारे हम अपने सपनों को 7वीं मंजिल तक ले जाएंगे, उस शिखर तक ले जाएंगे। दूसरे शब्दों में हमने विश्व शांति का जो सपना देखा है उसे पूरा कर पाने में हम सफल हो जाएंगे। यदि हम विश्व के विभिन्न देशों के साथ शांति स्थापना करने हेतु संधि या समझौते करने में सफल हो गए तो हम जीवन कार्यालय में भविष्य को भी सुरक्षित कर देंगे। दूसरे शब्दों में हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार कर लेंगे। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का विश्वास है कि विश्व के कुछ देश भले ही युद्ध की बात करते हो, किंतु हमें विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। नंबर 2, काव्यांश की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, तत्सम शब्दों की बहुलता को देखा जा सकता है, यद्यपि कहीं कहीं पर तद्भव शब्द भी आए हैं। नंबर 3, प्रस्तुत पदावतरण में कवि मुक्तिबोध का प्रगतिवादी मानवतावादी चिंतन व्यक्त हुआ है। शस्त्र अस्त्रों की होड़, नंबर 5, शस्त्र अस्त्रों की होड़ रखकर वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग करने वालों पर आक्षेप किया गया है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सहज, सरल और सारगर्भित है, विचार एवं भावों की अभिव्यक्ति सुंदर है और अलंकार विधान सुंदर और श्रेष्ठ रूप में चित्रित हुए हैं। और प्रस्तुत पदावतरण में युद्ध की जो विभीषिका है उससे किस प्रकार हम बच सकते हैं उसके बारे में चिंतन और मनन किया गया है। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।